2024 लोकसभा चुनाव अपने आप में काफी पेचीदा है और उतना ही पेचीदा है विपक्ष का गठबंधन, जो रूलिंग पार्टी बीजेपी के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ चुनावी दंगल में उतर चुका है। इस नए गठबंधन का पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी INDIA। इस विपक्षी गठबंधन का सिर्फ नाम ही बड़ा नहीं है, इसमें पार्टियों की संख्या भी उतनी ही बड़ी है, जिनका एक ही टारगेट है, बीजेपी और NDA। INDIA में बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, दिल्ली आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, पंजाब आम आदमी पार्टी के लीडर भगवंत मान, केरल से पॉलिट ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर पिनरई विजयन, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे लीडर्स इस सबसे बड़े गठबंधन में शामिल हैं। भले ही गठबंधन का दामन सभी विपक्ष ने पकड़ रखा है, लेकिन राजनीतिक पहलू पर नजर घुमाएं तो ये सभी कुछ साल पहले तक एक दूसरे के ही कट्टर विरोधी हुआ करते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सब की एकता वाकई में एकता है या 2024 के चुनाव का मात्र एक दिखावा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस गठबंधन की नींव रखने की वजह क्या है? सवाल लाजमी है और जवाब है बीजेपी की परफॉर्मेंस, क्योंकि 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 37.36% था और एक्सपर्ट्स मानते हैं और मीडिया का भी कहना है कि बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी राजनीतिक ताकत पर सवाल उठाना फिलहाल के लिए बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि न सिर्फ नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर ग्लोबल लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी की परफॉर्मेंस को देखकर इस गठबंधन की नींव रखी गई थी। इस महागठबंधन का कहना है कि भाजपा ने स्टेट इलेक्शन के दौरान जिन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, अगर उन राज्यों में नेशनल इलेक्शन के दौरान भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, तब ये महागठबंधन बीजेपी के इस ड्रॉबैक का फायदा उठाकर बीजेपी को हरा सकती है। INDIA के लीडर्स अपना पॉलिटिकल मोटिव बताते हैं कि देश की जनता बीजेपी के अत्याचारों से परेशान है और जनता की आवाज बनकर वो बीजेपी की इस ओवरऑल ताकत से, यानी कि NDA से लड़ना चाहते हैं। अब कौन किस पर भारी है ये तो वक्त ही बताएगा। NDA वर्सेस इंडिया के जरिए आपको दोनों गठबंधनों की ताकत और कमजोरी का पता चल जाएगा। अब ये तो सबको पता है कि इस INDIA महागठबंधन के खिलाफ इस चुनावी दंगल में इस वक्त भारत की रूलिंग बीजेपी की गठबंधन यानी कि NDA खड़ी हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, जनता दल सेक्युलर, AIADMK, नेशनल पीपल्स पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, नागा पीपल्स फ्रंट जैसी दर्जनों पार्टियां शामिल हैं। इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ शिवसेना भी शामिल है। NDA के चेयरपर्सन हैं अमित शाह, लोकसभा लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा लीडर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल, और ये तीनों ही बीजेपी की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। आज ये गठबंधन भारत की सरकार चला रही है। भारत के ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्हीं का शासन है। अब सवाल उठता है कि क्या विपक्ष की INDIA को देखकर NDA परेशान हो रही है? इस महागठबंधन का नाम INDIA भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है, जिसे लेकर भी काफी विवाद होता है और इसे इंडिया न कहकर मोदी जी और बीजेपी के सभी नेता INDIA कहना पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंडिया नाम लगाने से कुछ नहीं होता। भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया नाम ही लगा रखा था। इसके साथ ही इंडियन मुजाहिदीन भी अपने नाम में इंडिया ही तो जोड़ते हैं। इंडिया जोड़ देने से कोई भी पार्टी या गठबंधन भारत की हितैषी नहीं हो जाती।
इस बयान पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। कांग्रेस का कहना था कि हमने ये नाम ये सोचकर रखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ के सभी लीडर्स कम से कम इंडिया शब्द का तो सम्मान करेंगे, इस पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे भारत की, हमारे देश की विदेश में पहचान है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर भी ताना कस ही दिया। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाजपा हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है और इंडिया की बजाय भारत नाम की ज्यादा पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी भारत के इंडिया नाम के भी खिलाफ है, इसलिए अब ये जंग इंडिया वर्सेस भारत की भी हो गई है। और कुछ का कहना है कि ये इंडिया वर्सेस मोदी की जंग है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी तरफ से कट्टर तैयारी के साथ 2024 लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टीज हैं वो कभी न कभी एक दूसरे के खिलाफ रही हैं। पहले इस गठबंधन में नीतीश कुमार भी शामिल थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। जब इस महागठबंधन को तैयार किया गया था तब कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी का कहना था कि हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत चेहरा खड़ा करना चाहिए, जो 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ सके और जनता को बीजेपी के चंगुल से आजाद करवा सके। लेकिन कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाहे 40 अलग अलग पार्टियां मिलकर कितना भी डेमोक्रेसी का शोर करें, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएं, बड़ी बड़ी रैलियां करें और कितनी भी तैयारी कर लें, फिर भी इनकी यूनिटी में आज भी कमी है और यूनिटी में इस कमी का फायदा बीजेपी को जरूर होगा। ये कहना पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रशांत किशोर का भी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 400 के पार जाएगी या नहीं जाएगी, मोदी जी का ये नारा जमीनी स्तर पर कामयाब होगा या नहीं होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडिया फिर से फेल हो जाएगी और एनडीए कामयाब होगी। ये सभी एक्सपर्ट्स का मानना है, सबकी इस पर एक ही राय है। वहीं चाहे कोई एक पार्टी हो या फिर बहुत सारी पार्टियों का महागठबंधन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चेहरा चाहिए होता है, एक ऐसा मजबूत चेहरा जो जनता के सामने पूरी पार्टी, पूरे गठबंधन को रिप्रेजेंट कर सके, उनकी मैनिफेस्टो, एजेंडा और उस पार्टी का व्यक्तित्व बनकर सामने उभर सके। बीजेपी और एनडीए के पास तो वो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो अपने आप में काफी बड़ा है। लेकिन आईएनडीआईए के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है और आईएनडीआईए खुद भी मिलकर ये तय नहीं कर पा रही है कि मोदी के खिलाफ अगर कोई चेहरा उभर कर सामने आ सकता है तो वो कौन होगा। कौन होगा विपक्ष से वो मजबूत चेहरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे सके। विपक्ष की इस कमजोरी का फायदा भी बीजेपी को जरूर होगा। यूनिटी की बात की जाए तो ममता बनर्जी ने भी कहा था कि हम अपने ईगो को साइड में रखकर बीजेपी के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं, और ममता बनर्जी ने ऐसे कयास भी लगाए कि हम सब चाहें तो जैसे इंदिरा के दौर में जयप्रकाश नारायण ने बिहार से इंदिरा के खिलाफ मूवमेंट की शुरुआत की थी और धीरे धीरे इंदिरा गवर्नमेंट उस दौर में खत्म हो गई, ऐसा ही एक आंदोलन बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ बिहार से या फिर बंगाल से शुरू होना चाहिए, जो मोदी गवर्नमेंट की भी नींव हिला सके। पर इसकी शुरुआत भी ये महागठबंधन कैसे करेगी, ये सबकी समझ से बाहर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस दौर में हुए जेपी आंदोलन का कंपैरिजन अगर विपक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो या न्याय यात्रा से कर रही है, तो ये ऐसा कंपैरिजन सरासर बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है। देखा जाए तो अगर आईएनडीआईए गठबंधन के लीडर्स जेपी जैसे आंदोलन की उम्मीद लगा भी रहे हैं, तब इसमें विपक्ष के लीडर्स के चाहने से कुछ नहीं होगा। जनता का आक्रोश भी जरूरी है और जनता में इस वक्त बीजेपी के खिलाफ आक्रोश ना के बराबर है। इस पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी सरकार ने भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया है।
कांग्रेस के दौर में जो राजनीति मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में भाग रही थी, भले ही अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे रही थी, आज उसी भारत की राजनीति हिंदुत्व का झंडा पकड़ के आगे बढ़ रही है और इसने पूरे भारत को भगवा रंग से रंग दिया है। जहां बीजेपी के खिलाफ जनता में आक्रोश की उम्मीद लगाना वाकई एक बेवकूफी है। बीजेपी के सारे प्लस पॉइंट्स के बावजूद भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने उठकर आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी का जादू और मोदी की लहर में बहने वाली जनता के बीच एक पक्ष ऐसा भी है जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। बीजेपी से जनता चीख चीख कर पूछ रही है कि चीन के कॉन्फ्लिक्ट को बीजेपी हल क्यों नहीं कर पाई, जबकि नरेंद्र मोदी विश्व स्तर पर एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, फिर भी चीन का मुद्दा हल क्यों नहीं हुआ। बीजेपी ने 2019 से पहले ही अपने मैनिफेस्टो में ब्लैक मनी को वापस लाने की बात कही थी। यह मुद्दा मैनिफेस्टो की किताब के पीछे दब कर रह गया। बीजेपी ने क्यों कुछ नहीं किया? क्या आने वाले वक्त में बीजेपी विदेश में जमा भारत का काला धन भारत की जनता को लौटा पाएगी, या ये सिर्फ खोखले दावे और वादे थे जिसे भाजपा खुद भूल चुकी है? पंजाब में भी बीजेपी की राजनीति थोड़ी कमजोर मालूम पड़ती है। पंजाब की जनता और खास तौर पर पंजाब के किसान बार बार सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी बीजेपी ध्यान देगी? क्या किसान कभी बीजेपी को अपना मसीहा कह पाएंगे? क्या एमएसपी से जुड़ा मुद्दा 2024 से पहले या 2024 के बाद भी सॉल्व हो पाएगा? एक वादा बीजेपी ने पहले भी किया था जो बार बार भाजपा दोहराती रही है, वो है भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदलने का। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि वो भारत को विश्व स्तर पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दर्जा दिलाकर रहेंगे, लेकिन भारत अभी इस मामले में भी बहुत पीछे है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था से बड़ा देश के लिए कुछ नहीं है। राजनीति से भी ज्यादा अगर देश को कोई ऊंचा उठा सकता है तो वो है देश की अर्थव्यवस्था। और जनता का सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था कब बहाल होगी? कब लोगों को गरीबी से छुटकारा मिलेगा? कब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? एक दौर ऐसा था जब इंदिरा गांधी ने रुपए उन्मूलन की प्रक्रिया अपनाई थी और उनका मानना था कि इससे देश में गरीबों को कम किया जा सकता है। तब खुलकर इंदिरा के खिलाफ नारेबाजी होने लगी थी कि गरीबी हटाओ नहीं, इंदिरा हटाओ। मोदी जी ने भी वादा किया कि वो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को बढ़ाएंगे, डॉलर और भारतीय रुपए को एक समान मुकाम दिलाएंगे, और ये भी तभी संभव है जब देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी में बढ़त होगी। क्या भाजपा ऐसा कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता का एक तबका इन सवालों को पकड़े हुए है। वहीं दक्षिण की राजनीति पर भाजपा ने पकड़ बनाने की कोशिश तो जरूर की, पर सवाल यह है कि क्या 2024 में दक्षिण की राजनीति भाजपा के कंट्रोल में आ जाएगी या फिर वापस दक्षिण में कांग्रेस का ही बोलबाला रहेगा। राजनीति में अलग अलग पार्टियों का काम करना, अपनी पंचवर्षीय कार्यकाल में रिजल्ट लाकर दिखाना जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है अपनी विपक्षी पार्टी के लिए मुद्दे उठाना। और इस वक्त भारत की रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जो इतना बड़ा महागठबंधन है, उनके पास जनता का सपोर्ट तो ना के बराबर दिख रहा है। कम से कम जिस हद तक बीजेपी को हराने के लिए चाहिए वो तो नहीं है। और इस महागठबंधन के पास ऐसा कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है। बार बार राम मंदिर का मुद्दा उठाने से क्या होगा? राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। बीजेपी आज भी कह रही है कि अगर वो 5 साल और काम करती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी, और मुस्लिम माइनॉरिटी में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। सारी महिलाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं। बीजेपी के पास आज भी बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर वो अपना दांव खेल सकती है, लेकिन इस राजनीतिक शतरंज के खेल में विपक्ष के पास एक भी प्यादा ऐसा नहीं है जिसे वो मोहरा बनाकर भाजपा के खिलाफ चल सके। विपक्ष सिर्फ मोदी सरकार की गलतियां गिनती रहती है, अपनी तरफ से कोई लक्ष्य साबित करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। विपक्ष ने जनता के सामने अपना कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं रखा है जिसे देखकर जनता के वोट शेयर्स विपक्ष की ओर बढ़ें। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इतनी बड़ी महागठबंधन जीतती है या बीजेपी और मोदी की लहर एक बार फिर कमाल दिखाती है। रिजल्ट के लिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा,
मगर तब तक आप एनडीए और आईएनडीआईए में से किसे 2024 में जीत की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, हमें जरूर बताइए।